हेलो फ्रेंड्स, महेश एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को कल वन शॉट वीडियो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दिया था, तो आज वन शॉट वीडियो मैं आप लोगों को समकालीन विश्व में सुरक्षा पार्ट 5 नागरिक शास्त्र का देने वाला हूं। तो देखिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आएगा और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए लाइन में है। देखिए, तब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा की परंपरागत तथा अपरंपरागत अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये चैप्टर का नाम है। तो इसके अंतर्गत पहले नंबर इसके बारे में जान लीजिए कि समकालीन विश्व में सुरक्षा जो है, सुरक्षा से क्या आशय है या क्या तात्पर्य है, इसके बारे में जान लीजिए। तो सुरक्षा से तात्पर्य किसी भी देश के लिए सुरक्षा से तात्पर्य खतरों की आज़ादी से है, मतलब कि उसके बचाव से है, मतलब कि खतरा ना हो पाए। तो देखिए यहाँ पर अब उसी का सुरक्षा के दो स्रोत हो गए, एक परंपरागत एक अपरंपरागत स्रोत। तो उसी से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन वही लाए हैं, हुए हैं लघु उत्तरी प्रश्न है, 5 अंक 6 अंक में ऐसे पूछा जा सकता है। सुरक्षा की परंपरागत तथा अपरंपरागत अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सुरक्षा की परंपरागत तथा अपरंपरागत अवधारणा को स्पष्ट करना है। उत्तर इसको देखिए कैसे लिखना है। परंपरागत सुरक्षा, परंपरागत सुरक्षा के अंतर्गत क्या लिखना है, ये देखिए। परंपरागत सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। देखिए, जैसे परंपरागत सुरक्षा है तो इसमें राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोच्च सुरक्षा कहा जाता है। सैन्य खतरे को सबसे बड़ा संकट माना जाता है। देखिए यहाँ पर आपको बस लिखने का हिंट बता दे रहे हैं, उसी हिसाब से आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। परंपरागत सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। अब मतलब बहुविकल्प में पूछ सकता है कि परंपरागत सुरक्षा में किसको सर्वोच्च वरीयता दी जाती है, मानव को या कि राष्ट्र को? तो राष्ट्र को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। सैन्य खतरे को सबसे बड़ा संकट माना जाता है। खतरे का उत्तरदायी पड़ोसी राष्ट्र होता है। यहाँ पर देखिए, जो खतरे का उत्तरदायी होगा यहाँ पर राष्ट्र की सुरक्षा में कौन होगा? अपने आसपास के देश, पड़ोसी देश जो है वही ना होंगे। तो इसमें परंपरागत सुरक्षा में यही लिखना है कि परंपरागत सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। सैन्य खतरे को सबसे बड़ा संकट माना जाता है। इसमें खतरे का उत्तरदायी पड़ोसी राष्ट्र होता है। परंपरागत सुरक्षा में खतरे का उत्तरदायी कौन होगा? पड़ोसी राष्ट्र होगा। अब देखिए अपरंपरागत स्रोत में, अब देखिए ये जो परंपरागत सुरक्षा है, ये आपका राष्ट्र को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है और सैन्य खतरे को सबसे बड़ा संकट माना जाता है। इसका उत्तरदायी पड़ोसी राष्ट्र होता है। और देखिए, पड़ोसी राष्ट्र उस देश के सार्वभौमिक एकता, समानता, स्वतंत्रता को विखंडित करने का प्रयास करता है। तो यही सब इसमें लिखना है परंपरागत सुरक्षा में। अपरंपरागत सुरक्षा में देखिए क्या करना है। देखिए, इसमें जो है अपरंपरागत सुरक्षा में सैन्य खतरे के साथ साथ मानवता की सुरक्षा को भी सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। देखिए, आप सैन्य खतरे के साथ साथ मानवता की सुरक्षा खतरों की को भी शामिल किया जाता है, मतलब कि मानवता के खतरे को भी शामिल इसमें कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, गठबंधन प्रारंभिक सुरक्षा का अनिवार्य तत्व है। यहाँ पर देखिए, जो अपरंपरागत सुरक्षा है इसमें गठबंधन जो है सुरक्षा का अनिवार्य तत्व है और कई देशों में सैन्य गठबंधन भी किया जा सकता है संधि के अंतर्गत। अब देखिए, जैसे एक सैन्य गठबंधन ले लेंगे तो वर्तमान में नाटो जो है वो इस समय भी प्रभावी रहा है। तो देखिए, नाटो एक देखिए सैन्य गठबंधन है जो वर्तमान में भी है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस समय कौन सा गठबंधन सैन्य गठबंधन है, तो नाटो की स्थापना आपको पता है कि 1949 में हुआ था। अब देखिए, भारत की सुरक्षा, अब देखिए ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, इसी हिसाब से इसको लिख लीजिएगा, सुरक्षा की परंपरागत तथा अपरंपरागत। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कि उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए, तो भारत की सुरक्षा रणनीति के किन्हीं 4 घटकों की व्याख्या कीजिए। भारत की सुरक्षा रणनीति की किन्हीं 4 घटकों की व्याख्या करना है यहाँ पर। तो देखिए, सुरक्षा रणनीति के प्रमुख घटक, यहाँ पर देखिए इसको लिखने से पहले सुरक्षा की रणनीति के प्रमुख घटक,
अब इसके बारे में थोड़ा लिख दीजिए यहाँ पर कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तभी से इस पर पारंपरिक और अपारंपरिक चुनौतियों को सामना पड़ा, सुरक्षा की चुनौतियाँ सामना करना पड़ा। तो देखिए इस हिसाब से लिखकर इसके सुरक्षा के 4 अनिवार्य घटक निम्न हैं, इस हिसाब से इसमें लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो टेक्स्ट दिए हैं तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर प्रमुख घटक कौन सा है, सैन्य क्षमता को मजबूत करना। सैन्य क्षमता को मजबूत करना यहाँ पर पहला है। तो देखिए इसमें क्या लिख रहा है, ये हेडिंग है, ये देखिए चारों हेडिंग है, इसी हिसाब से आप डालकर लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। अब कोई भी राष्ट्र है तो सबसे पहले युद्ध या कुछ होता रहेगा तो वो सैन्य क्षमता को मजबूत ही करेगा। यहाँ पर देखिए सबसे अनिवार्य घटक है भारत का सैन्य सुरक्षा जो है, ये सबसे अनिवार्य घटक है। इस सैन्य सुरक्षा में जैसे कि आप जानते हैं कि भारत से बहुत ही लोग युद्ध किए हैं। पारंपरिक सुरक्षा के अंतर्गत दिया जाएगा 1947 से 48 में युद्ध हुआ पाकिस्तान से, 1965 में पाकिस्तान से, 1971, 1999 कारगिल संघर्ष जो है इसका भी युद्ध हुआ। और देखिए 1962 में चीन से युद्ध हुआ। तो इसको सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए यह उपाय किया। और यहाँ पर देखिए इसके लिए यह 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण किया और 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण। अब आएगा पेपर में कि प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया, तो 1974 में, और द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया, 1998 में। तो ये मतलब कि सैन्य क्षमता को सुधारने के लिए किया, ये सब इसमें लिख देंगे। और दूसरा आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, ये सुरक्षा की एक भी घटक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। यहाँ पर देखिए जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एशियाई एकता निःशस्त्रीकरण का समर्थन किया मतलब उस पर उसको बढ़ावा दिया। यहाँ पर देखिए निःशस्त्रीकरण, एशियाई एकता मतलब एशिया के देशों, एशिया में जो भी देश हैं उसमें एकता बनाए रखने के लिए। और निःशस्त्रीकरण का आशय आप लोगों को पता होगा कि मतलब कि युद्ध, गोला बारूद से न युद्ध करके शांतिपूर्ण ढंग से बढ़ावा देना है, शांति को बढ़ावा देकर विवाद को हल करना है, ये हो गया। तो देखिए इसके अतिरिक्त भारत ने और क्या किया, 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर, 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। इसमें देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वैश्विक तापमान में कमी करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया है, मतलब ग्रीन हाउस जो गैस है उसको कम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। अब देखिए तीसरा इसमें चीज लिख देंगे। तीसरा देश की आंतरिक सुरक्षा, ये भी हेडिंग है, जिसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, नक्सली गतिविधि। पहले जानिए कि इसमें आंतरिक सुरक्षा में क्या लिखना है। तो नक्सली गतिविधियों जैसे असम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर आदि में आतंकवाद, ये सब हिंसा, ये सब होता रहता है। तो इसको रोकने के लिए लोकतंत्र बनाया गया है, लोकतंत्र को अपनाया गया। यहाँ पर देखिए चौथा में सामाजिक एवं आर्थिक विकास। अब भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने से गरीब जो हैं भारत में उनको भी थोड़ा हेल्प होगा, रोजगार मिल सकेगा। तो इस पर भी भारत ने जोर दिया है। तो यही सुरक्षा की रणनीति के प्रमुख घटक यही है, सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। तो इसको आप लिख देंगे तो आपको 8 नंबर का होगा क्वेश्चन तो 8 नंबर मिलेगा, और 6 नंबर का होगा तो 6 नंबर मिलेगा। अच्छे से इसको लिख देंगे। तो इसी हेडिंग के हिसाब से लिखिएगा, और जो बताएं इस पर किताब से पढ़कर इस हेडिंग में और नोट्स करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी है, मानव सुरक्षा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर जो बताया कि मानवता की सुरक्षा भी एक सबसे बड़ा खतरा इस पर आएगा, तो ये भी बहुत बड़ा संकट है, तो इसको स्पष्ट करना है प्रश्न तीसरे में। अब देखिए मानवता की सुरक्षा, मानव की सुरक्षा से तात्पर्य, यहाँ पर देखिए तात्पर्य डायरेक्ट लिखे हैं, यहाँ पर लिखिएगा मानव सुरक्षा से तात्पर्य मानव के लिए सभी समर्पित खतरों से आज़ादी से है। मतलब कि मानव सुरक्षा से तात्पर्य ये है कि उसका जो खतरा हो रहा है उससे खतरों से आज़ादी से, जैसे सुरक्षा की परिभाषा आपको बता दें। परंपरागत सुरक्षा एवं अपरंपरागत सुरक्षा की अवधारणा यहाँ पर ये लिखे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर जो है आप लोगों को जो पहला लिखे हैं परंपरागत सुरक्षा और अपरंपरागत सुरक्षा, इसको यहाँ पर लिख देना है।
टोटल इसको यहाँ पर उतार देना है। थोड़ा लॉन्ग आंसर है, ये 6 नंबर का है, तो आपको 6 नंबर लायक लिखना है। यहाँ पर परंपरागत सुरक्षा एवं परंपरागत सुरक्षा की अवधारणा लिख लेंगे। तो देखिए परंपरागत सुरक्षा फिर से देख लीजिए क्या है। परंपरागत सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। अब इतना लिखकर लिखेंगे आपको, इसमें सैन्य को सबसे बड़ा संकट माना जाता है, जबकि अपरंपरागत सुरक्षा में सैन्य खतरे के साथ साथ आपको मानवता की सुरक्षा के खतरे को भी शामिल किया जाता है। तो अतः इस अवधारणा को मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा कहते हैं। किसको? अपरंपरागत सुरक्षा है, जिसे अपारंपरिक सुरक्षा कहते हैं। इसमें इसे अवधारणा की मानवता की सुरक्षा, यहाँ पर देखिए, हाँ, इस अवधारणा को, तो जो अपारंपरिक अवधारणा है, इस अवधारणा को मानव की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा कहते हैं। मानव की सुरक्षा या विश्व की सुरक्षा कहते हैं। मानवता की सुरक्षा के अंतर्गत आम जनता की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो है राष्ट्र की सुरक्षा से अपारंपरिक में राष्ट्र की सुरक्षा से मानव की सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। इसको लिख दीजिएगा। अब देखिए महासचिव कोफी अन्नान के अनुसार, अब देखिए महासचिव कहाँ के? संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि हम आपको इसके पिछले अंतर्राष्ट्रीय संघ में बताते हैं कि महासचिव कोफी अन्नान के अनुसार मानवता की रक्षा से तात्पर्य व्यक्तियों और समुदायों को हिंसा से बचाना है। इनके अनुसार कहना यह है कि मानवता की सुरक्षा से तात्पर्य व्यक्तियों को हिंसा से बचाना है, मात्र हिंसा से बचाना है, मतलब लड़ाई झगड़े से बचाना है। लेकिन व्यापक अर्थों में जब आप देखेंगे तो इसका क्या लिखेगा, यहाँ पर देखिए, जबकि व्यापक अर्थों में मानवता की रक्षा के अंतर्गत लड़ाई झगड़ों के साथ हिंसा के साथ साथ अकाल, महामारी, आपदा से बचाना है। तो लड़ाई झगड़े और आतंकवाद से बचाने के साथ साथ यहाँ पर अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा, इन सभी चीज़ों से भी बचाना है, क्योंकि जितना अधिक नुकसान आतंकवाद और लड़ाई झगड़ों से नहीं होता है, उतना अधिक आपका हो जाएगा ये सब, जो अकाल आ गया, महामारी आ गया, आपदा, प्राकृतिक आपदा हो गया, बाढ़, भूकंप, ये सब आ गए, तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा मानवता की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। तो इसी हिसाब से देखिए आपको लघुत्तरीय प्रश्न बता चुके हैं, इतना ही इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। तो अब अगले प्रश्न पर, सहयोग मूलक सुरक्षा की यहाँ पर देखिए दो बार लिखा गया है, एक नहीं रहेगा, ये इसको कट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सहयोग मूलक सुरक्षा की अवधारणा एवं उसके आयामों को समझाइए। ये क्वेश्चन है, सहयोग मूलक सुरक्षा की अवधारणा एवं उसके आयामों को समझिए। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है कि सहयोग मूलक सुरक्षा की अवधारणा, उससे क्या आशय है, इसको पहले समझाना है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सहयोग मूलक सुरक्षा से आशय ऐसी सुरक्षा से है जो दो या दो से अधिक देशों, महाद्वीपों आदि के परस्पर सहयोग से संभव होती है। तो देखिए सहयोग मूलक सुरक्षा से आशय क्या है, सहयोग मूलक सुरक्षा ऐसे ही समझ में आ रहा है कि मतलब किसी के सहयोग से, मतलब अब राष्ट्र की बात हो रही है तो इसमें क्या होगा कि मतलब कि महाद्वीप, दो या दो से अधिक महाद्वीपों के परस्पर सहयोग द्वारा संधि, संगठन ये सब बनाया जाएगा सुरक्षा के लिए, तो उसे सहयोग मूलक सुरक्षा की अवधारणा कहते हैं। इस हिसाब से लिख दीजिएगा। देखिए सहयोग मूलक सुरक्षा की अवधारणा के आयाम, इसके कौन कौन से आयाम हैं, मतलब कि इन लोग कौन कौन से संगठन है। देखिए तो पहला है इसमें निःशस्त्रीकरण। निःशस्त्रीकरण, जैसा कि हम आपको बताएं कि निःशस्त्रीकरण से आशय होता है कि युद्ध को, मतलब परमाणु हथियार एवं मिसाइल से युद्ध न करके बातचीत के माध्यम को बढ़ावा देना, मतलब उससे युद्ध को न होने से बचा लेना, ये निःशस्त्रीकरण है। तो इसमें देखिए इसमें दो संधि हुई थी, इसको अच्छे से आप किताब से समझ लीजिएगा। यहाँ पर हेडिंग बस समझ लीजिए कि अच्छे से, निःशस्त्रीकरण से आशय क्या है कि युद्ध, परमाणु मिसाइल ये सब हथियारों का युद्ध ना करके आपस में बातचीत करके युद्ध को आगे न बढ़ाना, मतलब उसको नियंत्रण करना, अस्त्र निःशस्त्रीकरण यही है। इसमें दो संधि हुई थी। देखिए पहला
BWC बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये जो है 1972 में हुआ था। ये देखिए जो है BWC ये जैविक हथियार संधि जिसे कहते हैं वो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1972 ईस्वी में ये हुआ था। इसमें 155 देश ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें मतलब 155 देश हैं, 155 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए वैसे ही निःशस्त्रीकरण के अंतर्गत एक और है CWC। CWC जो है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, रासायनिक हथियार संधि है। अब देखिए ये जो है 1992 ईस्वी में हुआ था। इसमें 181 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें 181 देशों ने हस्ताक्षर किए गए थे। तो निःशस्त्रीकरण के अंतर्गत दो संधि हुए, BWC और CWC। BWC जो है जैविक हथियार संधि है, 1972 ईस्वी में हुआ। इसमें 155 देशों ने हस्ताक्षर किए। इसमें 1992 में 181 देशों ने हस्ताक्षर किए रासायनिक हथियार संधि पर। तो इसमें इसी को लिखना है। और देखिए इसके बाद क्या है, अस्त्र नियंत्रण। अस्त्र नियंत्रण क्या है, ये भी एक अस्त्र नियंत्रण से आशय यही दिख रहा है कि मतलब अस्त्रों को सीमित करना, मतलब उसका जो है उसको कम से कम देश रखें, मतलब कि कम से कम उसको बनाया जाए, ये है अस्त्र नियंत्रण। तो इसके लिए देखिए क्या हुआ था, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुई थी 1972 ईस्वी में, और परमाणु अप्रसार संधि हुआ था 1968 ईस्वी में। देखिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि जो है 1972 ईस्वी में हुई थी। इससे देखिए सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जब युद्ध हो रहा था तो ये सब तो हथियार सब रखे थे, लेकिन इस संधि के अंतर्गत वे हथियारों का उपयोग नहीं कर पाए। और ऐसे ही परमाणु अप्रसार संधि जो है ये उसको सीमित करता है, मतलब कि हथियार जो बना लिया है उसके पास तो हथियार रहेगा ही, लेकिन जो नहीं बनाया है इसके बाद से जब ये लागू हुआ तो उसको परमाणु मिसाइल बनाने का अधिकार नहीं था। जो बना लिया उसके पास रहेगा वो हथियार, यही था। अब देखिए तीसरा क्या है, विश्वास की बहाली अथवा विकास की पुनः प्राप्ति। विश्वास की बहाली अथवा विकास की पुनः प्राप्ति, मतलब कि यहाँ पर क्या है, इसका हेडिंग सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है, तो मतलब इसको सहयोग के हिसाब से यहाँ पर जो है विश्वास की बहाली, जिस देश से मान लीजिए जिस देश से युद्ध हो रहा है उसको अगर हम ये कह दें कि आप पर कोई हमला या कुछ नहीं कर रहे हैं तो वह उसको विश्वास हो जाएगा और युद्ध नहीं करेगा। इससे क्या होगा, विकास की पुनः प्राप्ति होगी, मतलब कि युद्ध नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगा, तो विकास ही अपना होगा। इस हिसाब से इसको आप इसी हेडिंग को 3 को लिखिएगा, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न में इसको हम आपको बताएंगे तो आपको इसमें पूरा नंबर मिल जाएगा, 8 अंक मिल जाएगा। तो ये इसका बड़ा 8 अंक का है, तो थोड़ा इसका लंबा उत्तर है, तो इसको देख लीजिएगा, आपकी किताब में दिया होगा। आपको बस बता दिए इसका माध्यम कि कैसे लिखना है। अब देखिए प्रश्न दूसरा जो है, प्रत्येक के लिए एक उदाहरण देते हुए सुरक्षा के लिए 3 नई चुनौतियों का वर्णन कीजिए। नई चुनौतियाँ कौन कौन सी है, सैन्य जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है, ये तो अलग बात है। सुरक्षा की 3 नई चुनौती कौन कौन सी है, तो देखिए पहले लिखेंगे कि सुरक्षा की 3 नई चुनौतियां निम्न हैं। सुरक्षा की 3 नई चुनौतियां निम्न हैं। पहला क्या है, आतंकवाद, यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, आतंकवाद, और दूसरा निर्धनता, और तीसरा स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां। यहाँ पर आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, मतलब कि ऐसा कोई चीज जो जानबूझकर किया जा रहा हो, ऐसी कोई घटना हो जो जानबूझकर किया गया हो। देखिए तात्पर्य किए जाने वाले राजनीतिक तथा धर्म आधारित हिंसा से है, मतलब कि जानबूझकर लेकिन ये हिंसा किया जाता है, इसे ही आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे होटल पर या तो जहाँ पर शादी विवाह होता है ऐसे स्थानों पर, और ऐसे विभिन्न स्थानों पर रेल परिवहन जहाँ पर है वहाँ पर तो बम लगा देना आदि ऐसे कार्य करना। और देखिए 11 सितंबर 2001 की घटना यहाँ पर लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक था, वहाँ पर बम गिराया गया था, ये भी आतंकवाद का एक रूप था कहा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये सारा इम्पोर्टेंट है। निर्धनता, यहाँ पर निर्धनता क्या है, अब देखिए कहा गया है इसमें कि निर्धनता जो है 50 वर्ष, मतलब 50 वर्षों में, अब से 50 वर्षों में जो है जो
गरीब है वो ज़्यादा गरीब हो जाएगा और जो अमीर है वह उतना ही उसका मतलब बढ़ोतरी हो जाएगा। गरीबों की संख्या में बढ़ोतरी आएगी, लेकिन अमीर जो है अमीर ज़्यादा अमीर हो जाएगा और गरीब ज़्यादा गरीब हो जाएगा। तो निर्धनता में इसी को आपको अच्छे से समझा देना है। और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ, अब देखिए स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ क्या हो जाएगा, जैसे आपका महामारी आ जाता है, जैसे आपका HIV एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, इसी हिसाब से महामारी जो है इससे भी ये भी सुरक्षा की नई चुनौतियों में आ जाएंगे। तो देखिए इसी हिसाब से इसको लिखिएगा, तो इसमें भी आपको 8 अंक मिल जाएंगे जिस तक का है। और देखिए ये सब किताब से अच्छे से आप लोग देख लीजिए, आपको हेडिंग बता दिया गया है, इसमें थोड़ा 4 लाइन 5 लाइन का आपको इसमें हर एक पॉइंट में लिखना है, हर एक हेडिंग में सब हमें लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।